कंप्यूटर की आवाज आई जैसे ही अफसर चेज ने ड्राइव लोड की और मृतक शिकार के फुटेज को चलाया। स्क्रीन पर एक अच्छी क्वालिटी की इमेज बनी जिसमें वीपिंग रिवर फॉरेस्ट का हरा भरा माहौल दिख रहा था। शानदार प्रकृति, लेकिन एक अजीब अस्वाभाविक सन्नाटे में डूबी हुई। फुटेज एक शिकारी और उसके साथी के बॉडी कैम से आया था, जिन्हें अब तक अज्ञात बीमारी से पीड़ित जानवरों के नमूने लेने के लिए जंगल में भेजा गया था। दोनों में से उनमें से केवल एक ही लौटा। मैं तुम्हें बता रहा हूं फ्रैंक, मैंने ही इसे मारा, कैमरे में दिख रहा व्यक्ति एरिक ने दावा किया। उसकी बाएं हाथ में एक शिकार राइफल थी, उसका दाहिना हाथ ट्रिगर से दूर था। तो वो कहाँ है? फ्रैंक ने पूछा, पहले से ही अधीर लग रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो एकदम बीच में लगा था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा जहां मैं खड़ा था। वे घने पेड़ पौधों से गुजरते हुए अपने शिकार की तलाश कर रहे थे। तस्वीर उछली और फोकस से बाहर हो गई, क्योंकि फ्रैंक पत्तियों और टहनियों से टकराया, जिससे तस्वीर कुछ देर के लिए छिप गई। जब ये वापस आई तो एरिक एक पेड़ के पीछे झुक गया जहां उसका शिकार गिर गया था। खून की कमी से कमजोर हो गया था। कहा था ना मैंने कि मैंने इसे मारा, एरिक ने गर्व से घोषणा की। ठीक है, मैं मान गया। $10 का कर्ज है। जो भी हो, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। फ्रैंक जानवर को नजदीक लाने के लिए आगे बढ़ा, जो एक छोटे से हिरन जैसा लग रहा था। उसकी जांच कर रहा था। उसे पेट के किनारे पर एक गोली लगी थी, जो उसकी किसी भी जरूरी अंग तक नहीं लगी थी, न ही महत्वपूर्ण धमनियों को काटा था, जिसका मतलब था कि उसे धीरे धीरे और दुखद मौत मिलेगी। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि उससे बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था, और उसने जितनी कम दूरी तय की थी, वो इस बात को देखते हुए समझ में नहीं आती कि शॉट कितना बुरा था। तुम्हें क्या लगता है, माँ कहाँ गई होगी? एरिक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। हिरन तो घूमते नहीं हैं जब तक कि मां न मर जाए, है ना? हाँ, वे आमतौर पर बस छिप जाते हैं और इंतजार करते हैं। फिर उन्होंने उसकी पीठ पर एक ज्यादा गंभीर घाव देखा, जो स्पष्ट रूप से पुराना था, जो देखने में लाल कवक जैसे रोगजनक से संक्रमित लग रहा था। दोनों शिकारी इस दृश्य से हैरान लग रहे थे, इसकी ज्यादा अच्छी तरह से जांच कर रहे थे। घाव कहाँ से आया था, यह भी एक रहस्य बना रहा। उसे गोली नहीं लगी थी, न ही घाव इतना साफ था कि वो किसी चाकू से हुआ हो। हालांकि वहां भालू थे, ये भालू के हमले जैसा नहीं था। क्या हम यही ढूंढ रहे हैं? एरिक ने पूछा। मुझे नहीं पता, जांच करो कि गोली का घाव जानलेवा है या इस बकवास को इसकी पीड़ा से बाहर निकालो। ठीक है, रुको, एरिक ने कहा, क्योंकि उसने अपनी राइफल को एक यूथेनाइजिंग शॉट के लिए तैयार किया। रुको, क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है? एरिक नीचे झुका और नए बने गोली के घाव की जांच की, जिससे उसकी दुर्भाग्यपूर्ण जगह के बावजूद ज्यादा खून बहना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ उस बेचारे जीव को खून बहने से रोक रहा है। घाव के अंदर छोटे लाल रेशे देखे जा सकते थे, जो उसकी पीठ की दिशा से आ रहे थे। ये पहले से ही उसके पुराने घाव को संक्रमित कर रहे कवक संक्रमण जैसा लग रहा था, लेकिन ये इतनी तेजी से नहीं चल सकता था जब तक कि ये पहले से ही हिरण के अंगों की ओर अपना रास्ता नहीं बना रहा था। ये क्या बकवास है, एरिक ने कहा, क्योंकि उसने अपना हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाया। सोचना भी मत, फ्रैंक ने शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरिक लाल रेशों तक पहुंच गया था, जो तुरंत उसके चारों ओर लिपट गए। 1 सेकंड से भी कम समय में उसकी त्वचा में घुस गए। एरिक दर्द से चिल्लाया और अपना हाथ पीछे खींचा, तुरंत कवक को काट दिया। साला ये क्या था? बस अपना काम करो और उस चीज को मार डालो, जबकि मैं एक नमूना इकट्ठा करता हूँ। और भगवान के लिए हर उस चीज को छूना बंद करो जो तुम्हें दिखती है। अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। हाँ, माफ करना, एरिक ने कहा, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी राइफल लोड की और हिरण के सिर में गोली मार दी, जिससे वो तुरंत मर गया। अच्छा है, अब हम शांति से काम कर सकते हैं। क्या उस चीज ने तुम्हें चोट पहुंचाई? फ्रैंक ने पूछा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत चिंतित है। कुछ नहीं हुआ, पर हम असल में किससे निपट रहे हैं? किसी तरह की ज़ॉम्बी हिरन बीमारी? नहीं, तुम्हारा मतलब है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज? नहीं, ये वो नहीं है। असल में ये वैसा कुछ नहीं दिखता। मुझे फिर से याद दिलाओ कि मैंने तुम्हें इस काम पर क्यों लाया। फ्रैंक संक्रमित जानवर को छूने से पहले थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हुए दस्ताने पहने, एक टेस्ट ट्यूब निकाली और संक्रमित मांस का एक टुकड़ा काट दिया। ये यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्तों के लिए है, उन्हें पता चल जाएगा कि ये बकवास क्या है। फ्रैंक ने नमूना सुरक्षित करने और एरिक के मामूली घाव का इलाज करने के साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फुटेज को शिकारियों की क्रॉयडन शहर की वापसी के लिए भेज दिया गया। अफसर चेज ने आह भरी, मुझे उस असहज दृश्य के बारे में चेतावनी दी जो जल्द ही आने वाला था। हालांकि मैं अब भी स्थिति से परेशान महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने ऐसी भावनाओं को दबाना सीख लिया था। तुम्हें पता है, इसे देखने की जरूरत नहीं है,
मैं बस जो देखा वो बता सकता हूँ। जो भी हुआ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने इससे भी बुरा देखा है। अच्छा, अगर तुम कहते हो। अब हमने शिकारियों को देखा जब वे जंगल से बाहर मुख्य रास्ते का अनुसरण कर रहे थे। एरिक थोड़ा पीछे रह गया था, थकान की शिकायत करते हुए और थोड़ी देर के लिए ब्रेक मांग रहा था। फ्रैंक उसकी ओर मुड़ा, एक परेशान करहा के साथ जो जल्द ही चिंता में बदल गई क्योंकि उसने अपने साथी की हालत देखी। दूर से भी एरिक की हालत काफी खराब लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वो ऐसे झुका हुआ था जैसे कि मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा हो। तुम ठीक हो? फ्रैंक ने पूछा, आखिरकार थोड़ी सी चिंता दिखाने में कामयाब रहा। कुछ, एरिक बस इतना ही कह पाया, इससे पहले कि उसने अपने पेट की सामग्री को जोर से जमीन पर उगल दिया। उसकी बोली लड़खड़ाने लगी और उसकी चाल अस्थिर हो गई। फ्रैंक अपनी संघर्ष कर रहे साथी का समर्थन करने के लिए और करीब गया और तभी हमने हिरन को प्रभावित करने वाले उसी रोगजनक के लाल धागे देखे जो अब एरिक की बांह और गर्दन को ढक रहे थे। हे भगवान, तुम्हें उस बकवास को छूने की क्या जरूरत थी? फ्रैंक ने पूछा, क्योंकि वो एरिक को सीधा खड़ा करने में मदद करने गया। लेकिन लाल रेशों के धागे तुरंत फ्रैंक पर रगड़ना शुरू हो गए और इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, एरिक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हालांकि दोनों बड़े आदमी थे, फ्रैंक के लिए उसकी मदद के बिना उसका वजन उठाना संभव नहीं था। एरिक, फ्रैंक ने पुकारा, अपने दोस्त के चेहरे पर बेकार में थप्पड़ मारा ताकि उसे जगाया जा सके। मैं जा रहा हूं और मदद लेने जा रहा हूं, ठीक है? बस यहीं रहो, हिलना मत। फुटेज इसके तुरंत बाद खत्म हो गया, या तो कैमरे के बंद होने से या खराबी के कारण। जो भी हो, मुझे अपने मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी सारी जानकारी मिल गई थी। फुटेज में आदमी कहाँ हैं? मैंने पूछा। पहले से ही मान लिया था कि दोनों संक्रमण के बाद मर गए थे, लेकिन मुझे ये जानने की जरूरत थी कि उनके शरीर का क्या हुआ। एरिक क्रॉफर्ड कभी नहीं मिला। हम मान रहे हैं कि उसने भागने की कोशिश जारी रखी, लेकिन अपनी हालत में वो शायद खो गया। हमने एक खोज दल का आयोजन किया है, लेकिन तुम खोज दल को रद्द कर सकते हो। एरिक क्रॉफर्ड मर चुका है, मैंने बीच में कहा। अगर ऐसा होता भी तो हमें शरीर को वापस लाने की जरूरत है, अफसर चेज ने तर्क दिया। असल में तुम्हें नहीं है, ये मामला अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिसने भी इन दो आदमियों को मारा उसे उचित सावधानी के साथ संभाला जाना चाहिए। तुम्हारे सुपरवाइजर को पहले ही मेरे हर अनुरोध का पालन करने का आदेश मिल गया है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा करोगे। तुम बकवास क्या कर रहे हो? अपने कैप्टन को फोन करो, वो पुष्टि करेगा। अफसर चेज ने निर्देशानुसार किया, और हालांकि मैं उस आदमी के साथ कोई बुराई नहीं चाहता था, वो जानने की जरूरत के आधार पर था। वो इस काम में जितना ज्यादा शामिल होगा, उसकी जान उतना ही ज्यादा खतरे में होगी। उसे एक तरफ धकेल देना एक दयालुता थी, सभी बातों पर विचार करते हुए, और एक त्वरित कॉल उसे पहले ही बताई हुई बात की पुष्टि करने के लिए काफी थी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? उसने फोन रखने के बाद पूछा। कोई जो यहां मदद करने आया है, मैंने कहा। अब मुझे बताओ कि फ्रैंक के शरीर का क्या हुआ? मिस्टर डेल की एक दिन बाद मौत हो गई, अपने शिकार साथी की समान लक्षण झेलते हुए। और उसका शरीर? क्या तुमने सुना नहीं? अफसर ने पूछा। उन्होंने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आदेश पर शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे डेस्क पर पहले से ही दस्तखत किए हुए कागजात मिलने से पहले हमने अपनी तरफ की जांच भी पूरी नहीं की थी। धिक्कार है, मैंने बड़बड़ाया। उन्होंने अपनी सीमाएं पार कर लीं। क्या तुम्हारे पास अभी भी नमूने हैं? पहले ही सीडीसी को भेज दिए गए हैं, चेज ने कहा। लेकिन चिंता मत करो, जहां से वे आए थे वहां और भी बहुत सारे शरीर हैं। वो जंगल के अंदर तेजी से घटती जानवरों की आबादी और इसी तरह की चोटों के साथ पाए गए कई शरीरों का जिक्र कर रहा था। सौभाग्य से हाइकर्स और शिकारियों ने ज्यादातर उन्हें अकेला छोड़ना बेहतर समझा था। अधिकारियों को बिना स्पष्ट रूप से संक्रमित जानवरों को छुए ही सतर्क कर दिया था, एक ऐसा कार्य जिसने एक बड़े प्रकोप को पूरी तरह से रोका था। अब जो बचा था वो था खतरे को रोकना और उसकी उत्पत्ति का पता लगाना। हमने पहले ही जीव विज्ञानी और अन्य लोगों की एक टीम को जंगल के अंदर जांच के लिए भेजा है। क्या तुम उन्हें जानते हो? मुझे डर है कि मैं नहीं जानता। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? चूंकि मैं तुम्हारे हर सनक का पालन करने के लिए बाध्य हूं, जरूर, अफसर ने व्यंग्य से जवाब दिया। चूंकि कंपनी ने मुझे नए खोजे गए जीव के बारे में सीमित जानकारी के साथ भेजा था, इसलिए मुझे इस बारे में अंधेरे में रखा गया था कि मैं वास्तव में किससे निपट रहा हूं। लेकिन मेरे काम का पहला हिस्सा रोगजनक को एक खतरा श्रेणी देना और उसे रोकने के लिए आगे की कार्रवाई की सिफारिश करना था। इसलिए कुछ अफसरों की मदद से मुझे वीपिंग रिवर फॉरेस्ट के दिल के अंदर संक्रमण के स्थान पर ले जाया जाएगा। अफसर चेज ने मुझे अपनी गश्ती कार में सवारी करने दी, मुझे सीधे जंगल में वैज्ञानिकों के पास ले गया। कच्ची सड़क पर प्रगति धीमी थी, जिसने बेहतर समय देखा था। खिलते पौधों और हरियाली के आधार पर कोई भी ये संदेह नहीं करेगा कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है।
चेज स्वाभाविक रूप से उत्सुक था और जवाबों के लिए दबाव डालता रहा। ये जानना चाहता था कि मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है और हम किस तरह के खतरे से निपट रहे हैं। तुम्हें पता है मेरा एक परिवार है, मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या मुझे अपने बच्चों को शहर से बाहर निकालना होगा, उसने तर्क दिया। उसकी चिंता मत करो अफसर, अगर हम उस तक पहुंचते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि लोग सुरक्षित रहें। चलो यार, मैं तुम्हारा एहसान कर रहा हूं, तुम इसे वापस कैसे करोगे? अनुरोध को डूबने देना। मैंने इस जवाब देने में हिचकिचाया, ज्यादातर बेईमान ड्राइवर को निष्पाप रूप से चिढ़ाने के लिए। मैं उसकी जानने की जरूरत को समझता हूं, लेकिन अगर उसे अंधेरे में छोड़ दिया जाता तो वो ज्यादा खुश रहता। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन चूंकि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, मैंने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। ठीक है, मैंने झूठ बोला तो मुझे कोशिश करने के लिए दोष नहीं दे सकते, है ना? उसने पूछा, लगभग शर्मिंदा। जंगल में 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम सड़क के अंत तक पहुंचने वाले थे और 2 और अफसरों द्वारा नियंत्रित एक नातोबंदी से मिले। उनके बगल में खड़ी गश्ती गाड़ी और वैन थी, जो निस्संदेह उस फील्ड टीम के विज्ञान उपकरण को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो कहीं नहीं दिख रही थी। चेज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अफसरों में से एक ने पूछा। मुझे डॉक्टर लिविंगस्टन को साइट पर सीडीसी टीम में शामिल होने के लिए लाने का महान सम्मान दिया गया है, चेज ने कहा, फिर से व्यंग्य का एक सुखद संकेत देते हुए। अफसर ने आह भरी। ठीक है, लेकिन तुम यहां तब तक रुको जब तक कि मैं उन्हें फोन न करूं। एक रेडियो का उपयोग करके उसने साइट पर मौजूद वैज्ञानिकों में से एक को फोन किया और स्थिति समझाई। सौदा वही रहा, हमें अपनी जगह पर इंतजार करना था जब तक कि ऑपरेशन का नेता हमें लेने ना आ जाए। आधे घंटे बाद एक महिला एक हैजमेट सूट में हमारी जांच चौकी पर पहुंची। केवल एक बार जब उसने लाइन पार कर ली, उसने अपना हेलमेट हटाया और अपना परिचय लीजा पियर्सन के रूप में दिया, जो उस चीज की इंचार्ज थी जिसे उसने एक शोध अभियान कहा था। हालांकि मैंने उसका नाम अपने कुछ वैज्ञानिक हलकों में सुना था, मुझे सूचित नहीं किया गया था कि वो इस मिशन की प्रभारी होंगी। डॉक्टर लिविंगस्टन, मैं मानती हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। मेरा इंतजार कर रही थी? मैंने पूछा, क्या ये ऐसा है? मुझे तुम्हारे एक सुपरवाइजर से काफी सख्त कॉल आया था और सलाह दी गई थी कि हमारे करियर हमारे सहयोग पर निर्भर करते हैं, ज्यादा के सहयोग हमारे करियर से। मुझे डर है। मैंने भी ऐसा ही समझा था, उसने सहमति जताई, उन धमकियों से आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावित जिन्हें केवल समझा जा सकता था। चलें? जांच चौकी से आगे जाने से पहले मुझे उसकी तरह एक हैजमैट सूट पहनने का आदेश दिया गया। चूंकि रोगजनक की प्रकृति अनिश्चित बनी हुई थी, हम ये नहीं बता सकते थे कि ये हवा में है या केवल स्पर्श से फैलता है। अपना कोट उतारते हुए मेरा होल्स्टर्ड बंदूक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन जबकि अफसर इस तथ्य से परेशान लग रहे थे, पियर्सन लगभग बेपरवाह लग रही थी। हैजमैट सूट पहनते हुए मैंने बाहर की तरफ अपना होल्स्टर फिर से लगा दिया, अपनी बाह पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके अलावा बेल्ट में एक टॉर्च, एक चाकू और एक लाइटर था। अफसरों को पीछे छोड़ते हुए मैं डॉक्टर पियर्सन के साथ जंगल में और गहराई तक गया, कच्ची सड़क से भटक गया। हालांकि मैंने इसे पहले देखा था। भारी सन्नाटा तभी स्पष्ट हुआ जब हम शहर से काफी दूर चले गए कि हम ट्रैफिक और लोगों की आवाजें नहीं सुन सकते थे। मुझे कम से कम पक्षियों की चहचहाहट और कीड़ों की उम्मीद थी, लेकिन पेड़ों से गुजरने वाली हवा के अलावा कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। मैंने आपका कुछ काम पढ़ा है डॉक्टर पियर्सन। मुझे विशेष रूप से आगामी प्रियॉन महामारी की संभावना पर आपका पेपर पसंद आया। मुझे ये जानकर प्रभावित हुआ कि तुमने इसे पढ़ा है, ज्यादातर इस बात को विचार करते हुए कि इसे कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया था, क्योंकि डर था कि इससे बड़े पैमाने पर उन्माद हो सकता है। मेरे संपर्क हैं, मैंने जवाब दिया। हो, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे काम के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे इस काम से तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उस आखिरी बयान से वास्तव में हैरान होकर उसने मेरी जिज्ञासा जगाई। मेरे काम के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा रखना अनुचित है। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरे संपर्क हैं, उसने शरारती ढंग से जवाब दिया। पतले लाल धागे जमीन पर काई और घास के बीच दिखाई देने लगे। सभी जंगल के अंदर एक बिंदु की ओर जा रहे थे। दूरी पर हम बड़बड़ाहट सुन सकते थे। हैजमैट सूट के नीचे थोड़ा मफल्ड मुझे लगा कि वे पहने हुए हैं। शोध स्थल पर हम डॉक्टर पियर्सन के अधीन काम करने वाले 2 साथियों से मिले। 2 और साइट पर नहीं थे, जिन्हें जमीन पर पड़े कई लाल रेशों का पालन करने का काम सौंपा गया था। जो 2 मौजूद थे वो एक जल्दी से स्थापित फील्ड लैब पर लटक रहे थे, जहां उन्होंने एक विच्छेदित जानवर की जांच की थी। उसके अंग प्रदर्शन पर पड़े थे, एक कवक में लिपटे हुए, जो जानवर के मरने के बाद भूरा और भंगुर हो गया था, और चूंकि लाल धागों और डोरियों से जुड़ाव जो जंगल में और आगे तक ले जा रहे थे, काट दिया गया। 2 अन्य जानवर परीक्षा के लिए तैयार थे।
एक और धागों से अलग, और तीसरा अभी भी जुड़ा हुआ, अभी भी सांस ले रहा है लेकिन बेहोश। बाद वाले में अभी भी ताजे लाल रेशे लगे हुए थे। इस बात पर मैंने ध्यान दिया। मार्क और जेरार्ड अभी तक वापस नहीं आए? पियर्सन ने पूछा। अभी तक नहीं। क्या मैं उन्हें रेडियो करूं? जेन ने जवाब दिया। उन्हें समय दो, मुझे तुम्हें एक नया सहयोगी पेश करना है। यह है डॉक्टर लिविंगस्टन। पियर्सन ने मुझे अपने 2 क्रू मेंबर से मिलवाया, जेन डेविस और जेरार्ड हडसन से। जो अनुपस्थित थे वे थे मार्क लॉरेंस और बिल कॉनर। दोनों ने संक्षेप में मेरा हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था कि उनकी नौकरी में किसी और की आने से उन्हें बुरा लगा था। मुझे शक था कि वे क्रेडिट साझा नहीं करना चाहते थे। किसी ने भी मेरे द्वारा ले जाए जा रहे हथियार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मेरे प्रति उनका रवैया काफी ठंडा रहा। तुम मुझे जीव के बारे में क्या बता सकते हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि वो क्या नहीं है, जेन ने शुरू किया। आगे बढ़ो। जब हमने पहली बार एक संक्रमित नमूने का सामना किया तो हमें संदेह था कि रोगजनक किसी तरह का कवक है। मैं मानती हूं कि यह कुछ और है। ये वायरल, बैक्टीरियल, फंगल नहीं, प्रियॉन है। ये प्रकृति में परजीवी है। इस बात को विचार करते हुए कि ये जीवित प्राणियों को खाता है, लेकिन ये किसी भी ज्ञात प्रजाति से मिलता जुलता नहीं है। ये लाल रेशे जो हम जंगल में बिखरे हुए देखते हैं, गैर धारीदार मांसपेशी कोशिकाओं से ढके हुए हैं, जिनमें आदिम आंत ट्यूब और एक संवहनी तंत्र है। यहाँ तक कि एक लगभग अदृश्य लेकिन परिष्कृत तंत्रिका तंत्र का भी प्रमाण है। निष्कर्ष? मैंने पूछा। हमारे पास अभी तक कोई नहीं है, लेकिन जीव फाइलोजेनेटिक ट्री के किसी भी एक हिस्से से संबंधित नहीं लगता। ये लगभग इंजीनियर किया हुआ लगता है। वह रुकी और मुझे उस जानकारी को पचाने दिया। जो जीव द्वारा पेश किए गए स्पष्ट खतरों के बावजूद वह चिंतित नहीं लग रही थी। असल में वह विशिष्टताओं की व्याख्या करते हुए लगभग खुश लग रही थी, एक बिल्कुल नए जीव रूप का अध्ययन करने के लिए। मुझे उसकी उत्सुकता का सम्मान करना पड़ा। नमूनों में से केवल एक ही जीवित क्यों बचा? क्योंकि हम, इससे पहले कि जैन सवाल का जवाब दे पाती, टीम का चौथा सदस्य जंगल से लड़खड़ाते हुए आया, हांफते हुए और परेशान। लेकिन उसका साथी कहीं नहीं दिख रहा था। मार्क कहाँ है? जैन ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ दिख रही थी। वह फंस गया, एक गुफा के अंदर फंस गया। मैं नहीं कर सकता, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, बिल हांफते हुए कहने में कामयाब रहा। मुझे बताओ कि असल में क्या हो रहा है, पियर्सन ने डिमांड की। बिल थकान में जमीन पर गिर गया। स्पष्ट रूप से मदद पाने के लिए काफी दूरी तक दौड़ा था। एक बार जब उसने कुछ सेकंड लेके खुद को शांत किया तो उसने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। हमने रेशों का जंगल में पीछा किया। रास्ते में वे मोटे तारों में परिवर्तित हो रहे थे। सभी एक ही जगह की ओर जा रहे थे। एक भालू के घर के अंदर जा रहे थे जो एक गुफा से जुड़ा हुआ था। क्या तुम अंदर गए? मैंने पूछा। नहीं, ये बहुत जोखिम भरा होता। हम वापस आने वाले थे और डॉक्टर पियर्सन को सूचित करने वाले थे, लेकिन फिर हमने किसी को गुफा के अंदर से मदद के लिए पुकारते सुना। ऐसा लग रहा था कि वे फंस गए हैं, बिल ने समझाया। मैंने मार्क को समझाने की कोशिश की कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। वह अकेला अंदर चला गया। और तुमने उसे जाने दिया? जेन चिल्लाई, उत्तेजित। मुझे क्या करना चाहिए था? उसे वापस घसीटना? बिल ने पूछा। तुम्हें कुछ करना चाहिए था, जेन ने जारी रखा। तुम उसे बाद में डांट सकती हो, पियर्सन ने कहा। क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि वो कहाँ है? मुझे लगता है कि हम बस लाल धागों का पालन कर सकते हैं, मैंने कहा, जिस पर बिल ने उत्साह से सिर हिलाया। स्वेच्छा से लौटने के लिए तैयार नहीं था। तो चलो चलते हैं, पियर्सन ने कहा, पहले से ही जाने की तैयारी में कुछ उपकरण इकट्ठा कर रही थी। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा, मैंने तर्क दिया। तुम ऐसा नहीं करोगी? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, जेन ने मांग की। वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन जीव के बारे में साजिश पूरी तरह से उसकी सहयोगी के बारे में चिंता से बदल गई। हालांकि एक बहादुर मुखौटा बनाए हुए थी, वो स्पष्ट रूप से कांप रही थी, लेकिन अपनी सुरक्षा के डर से नहीं। ये खतरनाक है, इसीलिए बंदूक? उसने पूछा। मैं कुछ समय के लिए मरीन में थी, मुझे खतरे से कोई परहेज नहीं है, और मुझे तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं और बस इतना ही। ये जानते हुए कि मेरा टीम पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, मैंने उसे आने देने पर सहमति जताई। वो सक्षम थी, इतना तो साफ था, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, वो दृढ़ थी। पियर्सन और उसकी टीम के बाकी सदस्य पीछे रहेंगे, अधिकारियों को संभावित खतरों के बारे में सचेत करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो पियर्सन जानती होगी कि किससे संपर्क करना है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अपना सेल फोन दिया, कंपनी में मेरे सुपरवाइजर से संपर्क करने का एकमात्र साधन। अगर हम अगले घंटे के अंदर वापस नहीं आते हैं तो तुम इस नंबर पर फोन करना और उन्हें बताना कि हम एक श्रेणी 5 के मुठभेड़ से निपट रहे हैं। असल में इसका मतलब क्या है? पियर्सन ने पूछा। बस उन्हें बताओ, वादा करो। मैं करूंगी। 1 घंटा, समझ गई? तुम्हारे लिए मार्क क्या है? जब हम जंगल में गहरे जा रहे थे, मैंने जेन से पूछा। सहकर्मी, दोस्त, प्रेमी? हालांकि मैंने यह व्यक्तिगत दिलचस्पी से नहीं पूछा था, पर मुझे यह जानना दिलचस्प लगा कि वह खतरे में कूदने को कितनी उत्सुक थी। अगर मुझे उस पर भरोसा करना था तो मुझे यह जानने की जरूरत थी कि मैं किस तरह के व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं। क्यों? उसकी मदद करने के लिए मेरे पास कोई गुप्त मकसद होना जरूरी है? आमतौर पर लोगों के पास होता है, मैंने कहा। मैं बस नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। क्या इतना काफी नहीं है? यह काफी है, पर मैं किसी बात का वादा नहीं कर सकता। हमने हजारों एक सार होते लाल रेशों का पीछा किया जब वे मुड़कर मोटी कांपती हुई बेल जैसी संरचनाओं में बदल गए और सभी एक ही दिशा में जा रहे थे। उनमें से प्रत्येक धागा अलग अलग मरते या मृत जानवरों से निकला था, जो बहुत पहले ही संक्रमण के शिकार हो चुके थे, पर उनके शरीर आगे बढ़ते दिख रहे थे, जिससे उनके शवों को सड़ने से रोका जा रहा था। लगभग 10 मिनट की तेज चलने के बाद हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वह बिंदु जहां उस जीव के असंख्य उपांग आपस में मिल गए थे। बिल ने जिस तरह मदद की पुकारे सुनने का वर्णन किया था, वैसी कोई आवाज नहीं थी, पर खुलने वाली जगह से एक हल्की गड़गड़ाहट आ रही थी, जो किसी घिसने वाली संघर्षपूर्ण सांस लेने जैसी थी। तो अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा? जेन ने पूछा। तुम मुझे बता ही दो। संभावना है कि हम अपनी मौत की ओर जा रहे हैं। पियर्सन मेरे सुपरवाइजर को वापस कॉल करेगा और जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, वह स्थिति से निपटेगी। वह कौन सी कंपनी हो सकती है? अगर तुम ना जानो तो बेहतर है, बस इतना ही मैं समझा सका। तो यह तुम्हारी नौकरी है, अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना? जेन ने पूछा। वह घबराई हुई लग रही थी, पर इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही थी कि वह मेरी मौजूदगी पर नाराज होने का नाटक कर रही थी, साथ ही खुद को उस खतरे से विचलित करने के लिए बार बार सवाल पूछ रही थी जिसका हमें सामना करना था। कुछ ऐसा ही। मैं सबसे पहले गुफा में दाखिल हुआ, फर्श पर बिखरे किसी भी तार पर कदम ना रखते हुए सावधानी बरती। जैसे ही हम दहलीज पार की, वातावरण भारी हो गया और हवा असामान्य रूप से गर्म, आर्द्र हो गई। इतने उच्च वेट बल्ब तापमान के साथ एक वास्तविक संभावना थी कि गुफा में फंसे कोई भी पीड़ित पहले ही हीट स्ट्रोक या साधारण निर्जलीकरण से मर चुके होंगे। यहाँ तक कि हमारे सूट भी हमें इन तत्वों से बचा नहीं पाएंगे, जिसका मतलब था कि हमारे पास पीछे हटने के लिए मजबूर होने से पहले सीमित समय था। तभी हमें हमारा पहला शिकार मिला, एक छोटी लोमड़ी जो पूरी तरह लाल रेशों में फंसी हुई थी। उसका शरीर उस जीव के साथ जुड़ा हुआ था। खुले अंगों से छोटे तंतु निकल रहे थे, जो हमारी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए दिख रहे थे। जब हम लोमड़ी के चारों ओर घूम रहे थे तो वे आगे पीछे हिल रहे थे, लेकिन उसकी स्पष्ट रूप से घातक चोटों के बावजूद वह बेचारा प्राणी जीवित था। उसकी आंखें घबराहट में सुरंग के चारों ओर घूम रही थीं, पर उसमें खुद को फाड़कर आजाद करने की ताकत और गतिशीलता की कमी थी। हे भगवान, वह बेचारा जानवर, जेन ने कहा। उसके विचार तेजी से मुख्य मुद्दे पर लौट आए। क्या तुम्हें लगता है कि वह जीव हमारी उपस्थिति को भांप सकता है? यह हमारी उपस्थिति नहीं है जिसे वो भांपता है, मैंने जवाब दिया जब मैंने एक लाइटर निकाला, उसे जलाया और उसे तंतुओं के सामने लहराया, जो लगन से लौ का पीछा करने लगे। वे बहुत पास आने से सावधान थे, कहीं जल ना जाएं, जो आत्मसंरक्षण की कुछ समझ दिखा रहा था। हालांकि आदिम, वह जीव उन तत्वों को भांप सकता था जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। वे ताप पर प्रतिक्रिया करते हैं, मैंने समझाया। मैंने अपनी बेल्ट से जुड़ी चाकू निकाली और पीड़ित लोमड़ी से मुख्य तार को काट दिया। जवाब में आधार से एक नया तार निकला, मुख्य जीव के साथ संपर्क फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, और इस दौरान लोमड़ी दर्द से कराह उठी। जब तक मैंने उसका गला काटकर और एक साथ तार नहीं काटा, तब तक लोमड़ी ने आखिरकार सांस लेना बंद कर दिया। उसके अंदर के तंतु मुरझा गए, उनका गहरा लाल रंग एक फीका धूसर रंग में बदल गया। वह जीव एक
जैविक जीवन समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा था, पर उसका उद्देश्य अभी तक ज्ञात नहीं था। हम उस जीव के मुख्य उपांग का पीछा करते हुए आवास में और आगे बढ़े। वहां हम गुफा के पिछले निवासियों से मिले। एक भालू और उसके 5 शावकों का झुंड, सभी सिकुड़े हुए जीव के मांस में लिपटे हुए थे। मां को सबसे अधिक कष्ट हुआ था। उसका शरीर सूख गया था और उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं। यह पहली पुष्टि थी कि वह जीव न केवल व्यक्तियों को संक्रमित करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वह उनसे न्यूट्रिशन ले रहा है। यह तो बस क्रूरता है, जेन ने कहा। यह उन्हें मरने क्यों नहीं देता? तुम अपना मांस ताज़ा रखने के लिए फ्रिज में रखती हो ना? मैंने बदले में पूछा। हाँ, पर और फिर भी तुम और मैं फ्रिज के बाहर सड़ते नहीं है ना? इसका क्या मतलब? ओह, जेन ने कहा, जल्दी से समझ गई कि जानवरों को जिंदा क्यों रखना था। मांस तब तक सबसे अच्छा ताज़ा रहता है जब तक वह सांस ले रहा होता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह चीज़ पीड़ा की अवधारणा को समझने में सक्षम है। यह बस अपनी प्रकृति का अनुसरण कर रही है। हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। भालुओं के समूह को छोड़कर हम निवास में और आगे बढ़े, जहां यह गुफा के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ गया था। हम जितना आगे बढ़े, फर्श और दीवारों पर उगने वाली संरचनाएं उतनी ही घनी हो गई थी, इस हद तक कि हम जीव पर कदम रखे बिना मुश्किल से एक कदम चल सकते थे। गर्मी लगभग शरीर के तापमान तक पहुंचने के कारण और हमारे सूट हमें बचा रहे थे, इसलिए वह जीव हमारी उपस्थिति से ज्यादातर अनजान था। हमारे थर्मल सिग्नेचर्स का पता लगाने में असमर्थ था। बस कुछ रेशे बाहर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे सूट में नहीं घुस पा रहे थे। फिर भी उनके हमें फंसाने के प्रयास हमें संतुलन से गिराने के लिए काफी थे। जेन के टखने के चारों ओर अपने उपांग लपेटते हुए वह फिसलने वाली पहली व्यक्ति थी। मैं मुश्किल से उसे पकड़ पाया, इससे पहले कि वह गुफा की दीवारों से टकराती, जिससे शायद उसका सूट फट जाता और वो जीव के संपर्क में आ जाती। हम कुछ चौराहों से होते हुए मोड़ और घुमाव के बीच से गुजरते रहे। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए विभिन्न निशानों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे। सभी जुड़ी हुई सुरंगों के साथ गुफा नेटवर्क के कई खुले हिस्से होने चाहिए थे, क्योंकि हर सहायक मार्ग से संकड़े पत्थरों से और तार जुड़ रहे थे। हमारे हर अनाड़ी कदम के लिए गुफा में तेज गूंजें गूंजती रहीं, पर जीव ने ध्वनि पर कोई बाहरी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। नमस्ते, अंधेरे से एक आवाज आई। क्या वहां पर कोई है? मोड़ के आसपास हमें जेन के सहकर्मी मार्क मिले। वह गुफा की दीवार के सहारे झुके हुए थे और उनका सूट उनके दाहिने कंधे पर फटा हुआ था, जहां रेशे जुड़ गए थे और उनके शरीर में अपना रास्ता बना रहे थे। हालांकि चोट मामूली थी, जिसके परिणाम स्वरूप हुए संक्रमण ने उन्हें पलटकर हमला करने में असमर्थ बना दिया था। लाल धागे उनकी बाह से उनकी गर्दन की ओर जा रहे थे, उन्हें वादी वाली मोटे तारों के साथ जोड़ रहे थे। वह बुरी हालत में थे, यह स्पष्ट था। जेन, उन्होंने राहत भरी आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए आने के लिए इतनी मूर्ख होगी। चुप रहो, उसने जवाब दिया। हमें तुम्हें यहां से निकालना होगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं गिर गया, उसने समझाया। इन चीजों ने मेरे पैर के चारों ओर अपने आप को लपेट लिया, मैं बस फिसल गया। क्या तुम हिल सकते हो? मैंने पूछा। मुझे मेरे पैर भी महसूस नहीं हो रहे हैं, ये चीजें मेरे अंदर घुस गई हैं। मैं कर नहीं सकता। उसने बात अधूरी छोड़ दी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पहले ही इस पर काम कर रहा हूं, पर तुम्हें मेरे जितने सवालों के जवाब दे सकते हो देने होंगे, मैंने समझाया। क्या तुम मुझे पहले यहां से बाहर नहीं निकाल सकते? मुझे जानने की जरूरत है कि मैं किस तरह के व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं। तुम्हारे सहकर्मी बिल ने कहा था कि तुमने गुफा के अंदर से मदद की पुकारें सुनी थीं। क्या यह सही है? हाँ, वे इस दिशा से आई थीं। उसने उसी दिशा में सर हिलाते हुए समझाया जिस दिशा में तार जा रहे थे। जमीन में एक गड्ढा है, चढ़ने के लिए बहुत गहरा है, पर मैं कसम खाता हूं कि वहां नीचे लोग हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। ठीक है, पहले तुम्हारी चिंता करते हैं, पर मैं जाकर जांच करूंगा। जेन, उसके साथ रुको, उसे बातें करते रहने दो, उसे सोने मत देना। मार्ग की दिशा का पालन करते हुए मैं सुरंग में तब तक चलता रहा जब तक कि मैं गहरे गड्ढे तक नहीं पहुंच गया जो पृथ्वी में अनंत रूप से नीचे जा रहा था। जीव के सभी उपांग गड्ढे पर जुड़ गए और नीचे की ओर जा रहे थे। तल से मैं बेहोश अस्पष्ट पुकारें सुन सकता था। हालांकि वे मानो जैसी लग रही थीं, वे वास्तविक शब्दों से अधिक अबोध शोर के समान थीं। अपनी टॉर्च को सीधे गड्ढे में इंगित करने से भी ज़्यादा मदद नहीं मिली, इसलिए गड्ढा कितना गहरा है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने दीवार से कुछ मुरझाया हुआ मांस निकाला और उसे अपने लाइटर से जलाया। गुफा की आर्द्र परिस्थितियों के कारण कुछ प्रयास लगे, पर आखिरकार मुझे एक छोटी लौ जलाने में सफलता मिली।
मैंने फिर उसे गिरा दिया और उसे कई सेकंड तक उतरते हुए देखा, इससे पहले कि वह लगभग 100 फीट नीचे एक संकीर्ण कगार पर उतरा। हालांकि एक गड्ढे का तल नहीं था, इसने यह जरूर प्रकट किया कि आवाज़ कहाँ से आई थी, क्योंकि कगार पर एक कुचले हुए आदमी के अवशेष बैठे थे। उसकी त्वचा की जगह जीव के रेशों ने ले ली थी और उसकी पूरी चर्बी और मांसपेशी का उपभोग हो चुका था। हालांकि उसे मर जाना चाहिए था, फिर भी वह ऊपर देखता रहा और एक आदिम चीख में मुझे पुकारता रहा जिसका कोई समझने योग्य अर्थ नहीं था। मार्क ने जो पुकारें सुनी थी वे निसंदेह मृत लोगों से आई थी, या कम से कम उन लोगों से जो अब उस जीव के साथ एक हो चुके थे, और मार्क का इलाज करने के लिए सही उपकरण के बिना वह जल्दी ही उनमें से एक में बदल जाएगा। यह जानते हुए कि मेरे पास गड्ढे में उतरने का कोई रास्ता नहीं था, मैं जैन के पास वापस लौट आया, जो मार्क को आज़ाद करने का तरीका खोजने में व्यस्त थी। अफसोस, रेशो उसके शरीर में बहुत गहरे तक समा चुके थे, अलगाव के बिंदु से कहीं आगे। मैं उन्हें अपनी आंखों के पीछे रेंगते हुए देख सकता हूँ। वे पहले ही मेरे सिर के अंदर हैं। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें फुसफुसाते हुए सुन सकता हूँ। वे क्या कह रहे हैं मार्क? मैंने पूछा। बस फुसफुसाहट, मुझे नहीं पता, कृपया बस मुझे यहाँ से निकालो, उसने भीख मांगी। जैन मार्क के बाएं अछूते हाथ को कसकर पकड़े हुए विनती भरी आंखों से मेरी ओर मुड़ी, एक नज़र जिससे मैं लगभग मिलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हम क्या करने वाले हैं? उसने पूछा। हमें फील्ड लैब में वापस जाना होगा। मैं अपने उपकरणों के बिना उसकी मदद नहीं कर सकता, मैंने समझाया। पर हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसने विनती की। और तुम रोक नहीं सकती। यहाँ का हर मिनट हमारे उसके जैसे होने के जोखिम को बढ़ा देता है। अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जाओ, उसने विनती की। उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी और उसकी चेतना धुंधली पड़ रही थी। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगी। मुझे पता है तुम हमेशा वापस आती हो, उसने कहा। चलो चलें, मैंने आदेश दिया। मैंने जैन को मुझसे आगे जाने दिया, पर जैसे ही मैं पीछे चलने की तैयारी कर रहा था, मार्क ने अपने एक अच्छे हाथ से बाहर पहुंचकर मुझे पकड़ लिया और मुझे पास खींचकर मेरे कान में फुसफुसाया। 5वां गैलीलियन चंद्रमा मिल गया है, वे आ रहे हैं। एक बार जब उसने वे शब्द कहे तो उसने तुरंत जाने दिया, पर इससे पहले कि मैं पूछ सकूं कि उसका क्या मतलब था, वह पहले ही अचेतावस्था में गिर चुका था। उसने क्या कहा? जैन ने पूछा। कि हमें जल्दी करनी चाहिए, मैंने झूठ बोला। चलती रहो। बाहर निकलने का रास्ता बनाते हुए हम भालू माँ और उसके 3 शावकों के पास से गुजरे, जो अभी भी बेचैन नींद में बेहोश थे। क्या 5 शावक नहीं थे? जैन ने बताया। थे, मैंने जवाब दिया, तैयारी में अपनी बंदूक को अपने होल्स्टर से निकालते हुए। पर शावक कहीं नहीं मिले। वहां से हम हर कोने के चारों ओर सावधानी से आगे बढ़े, लगातार एक हमले की उम्मीद करते हुए, जो कभी नहीं आया। बाहर हमने ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया जो हमारे ऊपर से भाग गया। आखिरकार गुफाओं की आर्द्र गर्मी से मुक्त हो गए। मैंने गहरी सांस ली, जल्दी से अपने खतरनाक सामग्री सूट पर दबाव गेज की जांच की। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बची थी, पर मैंने इसे जैन की तुलना में केवल कुछ समय के लिए ही पहना था। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे, वह चिल्लाई, एक चार्ज करते हुए भालू शावक के रास्ते से कूदकर अलग होते हुए जो सीधा हमारी ओर दौड़ रहा था। यह देखने में एक भयानक दृश्य था। आखिरकार इसे दिन के साफ दिन में देखना। इसकी त्वचा में अधिकांश बाल की कमी थी। इसके बजाय नगीने फाइबरों से ढकी हुई थी, जो इसकी त्वचा में इतनी बार खोदे गए थे कि अंग उसके पेट से बाहर निकल आए थे। मैंने उस बेचारे जानवर पर कुछ गोलियां चलाई, एक बार उसके दाएं कंधे पर और एक बार उसके सिर पर लगी। हालांकि इसने जानवर को लगभग अक्षम कर दिया, पर वह मरा नहीं था। वह अभी भी हमारी तरफ घिसट कर आने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट रूप से मस्तिष्क की चोट से धीमा हो गया, पर उसने अपना पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सबसे वर्तमान खतरे को लगभग समाप्त करने के बाद हमने घटनास्थल से भागने का अवसर लिया और फील्ड लैब की ओर वापस बढ़ गए। एक बार जब हम साइड की सुनवाई हुड़ी की दूरी पर पहुंचे तो हम दल के बचे हुए सदस्यों से आ रही पागल चीखें सुन सकते थे। हमने घनी वनस्पति के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और जेरार्ड को जमीन पर पाया, जो दूसरे लापता शावक से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि पियर्सन और बिली से किसी भी ठोस वस्तु से मार रहे थे जो उनके हाथ लग सकती थी। जैन ने मेरी बेल्ट से चाकू इतनी तेजी से निकाली कि मैं प्रतिक्रिया करने का भी सोच नहीं पाया और बिना किसी हिचकिचाहट के प्राणी पर आक्रमण कर दिया। उस पर तब तक वार किया और चाकू मारा जब तक कि उसने जेरार्ड को छोड़ दिया और अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं कर लिया। जैसे ही दल मेरी दृष्टि रेखा से दूर हो गया, मैंने उस पर 3 राउंड फायर किए। हर बार निशाना लगा। फिर से इसने केवल प्राणी को धीमा कर दिया, पर इतने काफ़ी था कि जैनो से उसके किसी भी जुड़े हुए तार से काट सके, जिसने इसे और भी काफ़ी कमज़ोर कर दिया। सिर में आखिरी गोली के साथ वह ज़मीन पर मरते हुए गिर गया। बचे हुए रेशे धूसर हो गए। अब जबकि हमें ठीक होने के लिए कुछ पल मिले तो दल ने जल्दी से अपने घायल कर्मचारी की ओर ध्यान दिया। जेरार्ड की बाहों और धड़ पर गहरे घाव थे, जो पहले ही जीव से संक्रमित हो चुके थे। उसकी खराब स्थिति को देखते हुए मैंने बाकी सबको उन्हें न छूने की चेतावनी दी, आदेश जिसका उन्होंने अनमने रूप से पालन किया। क्या कोई और घायल हुआ है? मैंने पूछा। अभी भी यकीन नहीं था कि संक्रमण को रोकने के लिए मुझे कितनी दूर जाना होगा। पियर्सन और बिल दोनों ने सिर हिलाया और जेन एक बार भी भालू के शारीरिक संपर्क में नहीं आई थी। संक्रमित होने वाला एकमात्र व्यक्ति जेरार्ड था।
हमने अन्य पीड़ितों से जो थोड़ा बहुत देखा था उसके आधार पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मैं खुद ही पट्टी कर लूंगा, बस मुझे चिकित्सा किट दो। जेरार्ड ने भीख मांगी, एक दलील जिसका जेन ने तुरंत जवाब दिया। मैंने फिर पियर्सन से फोन वापस लिया और अपनी कंपनी में अपने सुपरवाइजर को वापस फोन किया। इसे 2 से अधिक बार बीप नहीं होने दिया। दूसरी ओर किसी ने फोन उठा लिया। क्या आपके पास हमारे लिए जानकारी है? एक आवाज ने पूछा, जो एक महिला की थी जिसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं था, यहां तक कि नौकरी पर कई वर्षों के बाद भी। अज्ञात जीव, यह प्रकृति में परजीवी है और लगता है कि यह अपने शिकार पर मोटर नियंत्रण के साथ साथ सीमित संज्ञानात्मक कार्य भी बनाए रखता है। फैलने की दर तेज है। हम निसंदेह 5वीं श्रेणी की स्थिति से निपट रहे हैं। पुष्टि हो गई, हमें जैविक नमूने प्राप्त हुए हैं। जिस विषय से आप निपट रहे हैं वह क्रिम्सन नेक्सस है। तो आपने इससे पहले निपटा है। साइबेरिया और मेक्सिको में हमारी मुठभेड़ें हुई हैं। विषय कितना फैल चुका है? यह अभी भी जंगल की सीमाओं के भीतर सीमित है। आप मुझे क्या कार्रवाई करने का सुझाव देते हैं? निकासी 90 मिनट के भीतर समतलीकरण के उपाय किए जाएंगे। ये जानते हुए कि क्रिम्सन नेक्सस जमीन के नीचे कितना गहरा फैला हुआ है, मैं जानता था कि उनके नियंत्रण का विचार अपर्याप्त होगा, जो केवल थोड़े समय के लिए समस्या को छिपाने का काम करेगा। मैं असहमत हूं। इससे पहले कि हम इसे नष्ट करने का प्रयास करें, हमें जीव के स्रोत को खोजने की जरूरत है। आपके पास क्षेत्र छोड़ने के लिए 90 मिनट हैं। क्या यह समझा गया है? उसने कहा। जो कंपनी इसे अनाज्ञाकारिता मानेगी, उसकी अनदेखी करते हुए, जैसा कि उसने कई पिछले अवसरों पर किया था, यह जानते हुए कि मैं उनका मन बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ बचा था वो थे उनके आदेशों का पालन करना। समझा गया, मैंने दबे स्वर में जवाब दिया। जो लोग पहले से संक्रमित हैं उनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? उनका निपटान करो। अभी भी फोन को अपने कान से पकड़े हुए मैंने एक तरफ लेटे हुए जेरार्ड की ओर देखा, ये याद करते हुए कि हमने एक आदमी को गुफाओं में भी छोड़ दिया था। मैं जानता था कि उनके जीवित रहने की संभावनाएं नगण्य थी, पर मुझे विश्वास नहीं था कि मैं उनके दोस्तों और सहकर्मियों के सामने किसी को मार सकता था। मुझे पुष्टि चाहिए कि आप आदेश समझते हैं, महिला ने कहा। मैं समझता हूं। इस बात पर कॉल समाप्त करते हुए मैं दल के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ा, जिन्होंने केवल मेरी ओर की बातचीत सुनी थी, पर मेरे चेहरे के भाव स्थिति की निराशा को व्यक्त करने के लिए काफी थे। मैं फंस गया हूं, है ना? जेरार्ड ने पूछा। योजना क्या है? पियर्सन ने पूछा। मैंने तब जाना कि मानवीय बात यह होगी कि जेरार्ड की पीड़ा को उसके सिर में गोली मारकर तुरंत समाप्त कर दिया जाए। मैंने ये भी महसूस किया कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसे आसानी से पीछे छोड़ा जा सकता था, जो कि कंपनी खतरे से निपटती है। लेकिन डॉक्टर पियर्सन के सवाल का जवाब देने के लिए केवल एक ही चीज थी जो हमें हर हाल में करनी थी। जेरार्ड ने अपने जख्मों पर लगे ढीले ढाले पट्टियों को देखा और उसके शरीर में फैल रहे लाल रेशों को देखा। तब तक क्रिम्सन नेक्सस के उसके अंगों में घुसने के पहले लक्षण दिखने लगे थे। वो किसी भी तरह का बेवकूफ़ नहीं था और वो जानता था कि जिन संक्रमित लोगों का उसने अध्ययन किया था, उनके आधार पर उसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन दूसरे लोग उसके अपरिहार्य अंत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे वे आपस में बात कर रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे हाथ में पिस्टल कांप रही थी और मेरी छाती सिकुड़ रही थी। हालांकि मैं अपने डर के बावजूद खुद को शांत रख पाया था, लेकिन मेरा शरीर मेरे दिमाग के खिलाफ बगावत करने लगा था। मैं इसे लड़ नहीं सकता था। हम जेरार्ड को यहाँ से कैसे निकालेंगे? बिल ने पूछा। हम उसे ढो नहीं सकते। और मार्क का क्या? जेन ने कहा। हमें उसके लिए वापस जाना होगा। उन्होंने जवाब के लिए मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं जवाब देने के लिए शब्द नहीं जुटा पाया। मेरे विचार कहीं और चले गए थे, उन भारी नुकसानों की तरफ जो मैंने वर्षों पहले झेले थे। बलिदानों की याद जो करने पड़े थे मेरे दिमाग को घबराहट की स्थिति में भेजने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर लिविंगस्टन, जेन ने कहा। सीधे संबोधित होने से मेरा दिमाग गड्ढों से वापस आ गया। हालांकि मेरा हाथ अभी भी कांप रहा था, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को छिपा सकता था। मार्क के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा। जब हमने उसे पाया तो वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा था, वो होश में था, वो बात कर रहा था, जेन ने बहस की। आप भी जानते हैं कि जीव ही उसे जिंदा रख रहा था। आपने कहा था कि हम उसे बचा सकते हैं, आपने वादा किया था। यह आपको गुफा से बाहर निकालने का झूठ था। मुझे पता था कि आप वरना उसे नहीं छोड़ते। आप राक्षस हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस मामले पर आगे कोई बहस नहीं की। मुझे पता था कि अगर मैं चुप रहूंगा और उन्हें जानकारी को संसाधित करने दूंगा तो वे अंततः समझ जाएंगे।
उन्होंने संक्रमण के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। किसी भी संक्रमित व्यक्ति को सभ्यता तक पहुंचने की अनुमति देने का मतलब उनके शहर का अंत होगा, यदि देश का नहीं। वो सही है, जेरार्ड ने कहा। तुम्हें हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, बिल ने पूछा। हम इस चीज के बारे में इतना नहीं जानते कि ये कह सकें कि इसका इलाज है या नहीं। हमें कुछ करने की कोशिश करनी होगी। ये जोखिम के लायक नहीं है। मुझे नहीं पता कि लिविंगस्टन की रहस्यमयी कंपनी क्या करने की योजना बना रही है, लेकिन हमें स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने की जरूरत है। जेरार्ड आगे बढ़ा। चले जाओ प्लीज, मेरे कारण मरने के लिए इतने बेवकूफ मत बनो। टीम उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई, अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं किनारे पर ही रहा, ये महसूस करते हुए कि इसमें शामिल होना मेरा काम नहीं था। आखिरकार मैं इस समय तक हमारे रिश्ते में केवल बुरी खबरों का वाहक ही रहा था। ये उनका मल था। डॉक्टर लिविंगस्टन, स्तरीकरण के उपाय क्या हैं? पियर्सन ने पूछा। दूसरों को जेरार्ड के साथ अपने विदाई शब्द साझा करने दिया। वे इस जगह को जला देंगे, मैंने जवाब दिया। यहाँ से निकलने के लिए हमारे पास केवल 90 मिनट हैं। ठीक है, फिर तुम्हें जाना ही होगा, जेरार्ड ने कहा, हमारे संक्षिप्त आदान प्रदान को सुनकर। तुम्हारे पास उस गन में कोई गोलियां बची हैं? कुछ, मैंने जवाब दिया। सोचा कि मैं आसान तरीके से बाहर निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ समय दूंगा। नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी मौत से बोझिल हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ रूखेपन के ढोंग के नीचे कांप रही थी। मेरे पास जो थोड़े बहुत गोला बारूद बचे थे, मैं वैसे भी अच्छा बचाव नहीं कर पाता, और चेकपॉइंट पर सशस्त्र अधिकारियों के साथ जेरार्ड को गन देना एक छोटी सी दया होगी। उसे अपना हथियार सौंपकर हम उसे पीछे छोड़कर क्रिम्सन नेक्सस से दूर और कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। अगर हम अवरोध पर खड़ी वैन तक पहुंच सकते हैं तो 1 घंटे के अंदर हम आसानी से जंगल से बाहर निकल सकते हैं। अधिकारियों ने गोलियों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? बिल ने पूछा। जैसे ही हम चलने लगे, उन्हें किसी भी परिस्थिति में संपर्क नहीं करने का आदेश है। बिना हैजमैट सूट के कोई भी रिसर्च साइट में प्रवेश नहीं करता है, पीएसएन ने समझाया। फिर भी तुम्हें लगता होगा कि वे, बिल ने शुरुआत की, पास की झाड़ियों से निकलने वाली सरसराहट की आवाज़ से बाधित हो गए। इससे पहले कि हम आवाज़ को समझ पाते, एक हिरण छिपनी से बाहर निकल आया। जीव की बीमारी से ग्रस्त, जैसे भालू थे। इसकी त्वचा को ज़्यादातर लाल तंतुओं से बदल दी गई थी और इसके सींग टूटकर लुकीले टुकड़ों में बदल गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के ये हमारी ओर दौड़ा, बिल की ओर सिर झुकाकर कूद गया, अपने सींगों से उसकी छाती में वार किया, आसानी से उसके सूट को भेद दिया। जेन उसकी सहायता के लिए दौड़ी, चाकू को हिरण के गले में गहराई तक घोंपा और उसे इतनी जोर से खींचा कि वो सीधा फट गया। फिर उसने लगी हुई डोरी काट दी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर जानवर जमीन पर गिर पड़ा। प्राणी का खून निकालना अब तक की सबसे प्रभावी तकनीक लग रही थी, क्योंकि रेशे पहले ही गरीब जानवर के साथ नष्ट हो गए थे। इसके बगल में बिल गतिहीन पड़ा था। उसके पेट में सींग घुसा था, जो बाद में हिरण से अलग हो गया था। बिल, पियर्सन ने पुकारा, लेकिन सींग उसके पेट से होकर डायफ्राम को भेदता हुआ उसके दिल में घुस गया था। इससे पहले कि वो ये भी समझ पाता कि उसे क्या हुआ है, वो मर गया था। नहीं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ करना, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना होगा, मैंने जोर देकर कहा। उन्हें शोक मनाने का विशेषाधिकार नहीं दिया। हम चेक पॉइंट तक शेष दूरी दौड़े, कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। एक बार वहां पहुंचने पर हमने उम्मीद की थी कि अधिकारी उत्साह से हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन हालांकि उनके वाहन अब भी सड़क के अवरोध के पास खड़े थे, लेकिन खुद अधिकारी कहीं नहीं थे। जैसे ही हम उनके वाहनों के पास पहुंचे, हमने देखा कि कुछ रेशे पहले ही उनके स्थान पर आ चुके हैं, दरवाजों पर रेंग रहे हैं, विंडशील्ड के कुछ हिस्सों को ढक रहे हैं। वैन और दोनों गश्ती कारें एक पतली लाल परत से ढकी हुई थीं, जिससे वो बेकार हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि केवल वही वाहन इस्तेमाल किया गया था जिसमें मैं आया था, जिसे वास्तव में भागने की कोशिश करते हुए पलट दिया गया था। वो अब भी चल रही थी, जैसे कि पेट्रोल कम हो गया हो। अंदर हमने 3 अधिकारियों को पाया, सभी जीव द्वारा ले लिए गए, ये भी जाने बिना कि वे किससे लड़ रहे हैं। असमर्थ हो गए थे। तेज विकास का मतलब केवल इतना हो सकता था कि जीव की प्रतिकृति दर तेज हो गई है, जिसका मतलब है कि हमारे पास इसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा, मैंने कहा। अधिकारियों का क्या? जीन ने पूछा, ये देखते हुए कि वे अब भी सांस ले रहे हैं। वे संक्रमित हो गए हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। अपनी गति को हल्के जॉग तक बढ़ाते हुए, जो हैजमैट सूट पहने हुए एक जबरदस्त संघर्ष था, हमने जंगल में धीमी प्रगति की। पहला बम गिरने से पहले हमारे पास लगभग 60 मिनट थे और उस समय में बाहर निकलना किसी भी गारंटी के पास नहीं था। बातें और भी बुरी हो गईं जब हम जंगल में दीवार के रूप में फैले हुए अजीबोगरीब विकास पर आ गए। ये तंतुओं का एक ढीला जाल था जो पेड़ों के बीच बन गया था, जिसमें तेज हड्डी के टुकड़े और जानवरों के अवशेष मांस के बीच बिखरे हुए थे। एक गलत कदम और हम हड्डियों पर कट जाएंगे।
हालांकि एक बहुत बड़ा जोखिम था, यह हमारे माध्यम से एकमात्र तरीका रहा। इन्होंने इसे इतनी जल्दी कैसे बना लिया? जेन ने पूछा। वे जानते हैं कि हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सुझाव दिया, हालांकि मुझे खुद पूरी तरह से यकीन नहीं था। जाल वहां तक फैला हुआ था जहां तक हम हर दिशा में देख सकते थे। कोई और रास्ता नहीं था, हमें आगे बढ़ना था। जेन, जो अब भी मेरा चाकू पकड़े हुए थी, टेंड्रिल पर वार करना शुरू कर दिया। जो ही वे पीछे हटते थे, उनके साथ तेज टुकड़े खींचते देखे। चाकू के कुछ ही कट्स के बाद हम सभी को एहसास हो गया कि छेदों से होकर गुजरना सुरक्षित होगा, कोशिश करते हुए कि हम कुछ भी न छुएं। इसलिए कदम दर कदम हम मुड़ते हुए जाल के लंबे हिस्से में अपना रास्ता बनाते रहे। इस राक्षस चीज के बारे में कोई विचार है कि ये कहां से आई है? जेन ने पूछा। गुफाओं में एक गड्ढा था, नीचे देखने के लिए बहुत गहरा था, लेकिन सभी बड़ी डोरियां वहीं नीचे ले गईं, मैंने समझाया। क्या आपको लगता है कि ये वहीं नीचे विकसित हुई है, कि ये सिर्फ समय द्वारा भुलाया गया कोई प्रागैतिहासिक प्राणी है? नहीं, ये चीज मांसाहारी है। अगर ये गुफा में शुरू हुई तो ये अपने छेद से बाहर निकलने के लिए कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं पा सकती थी। आप क्या सुझा रहे हैं? जेन आगे बढ़ी। मैं कह रहा हूं कि किसी ने इसे वहां नीचे रखा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? पियर्सन ने पूछा। मैं नहीं कह सकता, मुझे अब भी कंपनी से और जानकारी चाहिए। वो रहस्यमयी कंपनी जिसके बारे में आपने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या बताऊं? अगर हम यहां से जिंदा निकल गए तो मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है। हमारी बातचीत बाधित हुई जब हमारे चारों ओर के जाल हिलने लगे, पूरे जीव में प्रचारित झटके भेज रहे हैं। इसने प्रत्येक व्यक्तिगत तार को कंपित करने का कारण बना दिया। अपने एकीकृत हड्डी के टुकड़ों को आगे पीछे इतने जोर से घुमाया कि अगर यह हमें लग जाए तो आसानी से खून निकल सकता था। हम नीचे झुक गए, खुद को जितना छोटा हो सके उतना बनाते हुए। जैसे ही हम सावधानी से आगे बढ़े, फिर से हमारी प्रगति और भी धीमी हो गई थी और समय तेजी से समाप्त हो रहा था। एक अनंत काल तब बीत गया जब तक हम दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। आखिरकार जंगल के उस हिस्से से मिले जो अभी तक क्रिम्सन नेक्सस से पूरी तरह से संक्रमित नहीं था, लेकिन छोटे लाल रेशे अब भी बाहर की ओर फैल रहे थे, अगले क्षेत्र को रूपांतरण के लिए तैयार कर रहे थे। तब तक जेन की गति एक लंगड़ाहट में बदल गई थी और उसकी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैं बस थोड़ी कम हवा पर चल रही हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस लानती सूट के साथ और कितना आगे बढ़ पाऊंगी। हम नहीं जानते कि जीव में हवाई क्षमताएं हैं या नहीं। तुम्हें अंदर रहने की जरूरत है, पियर्सन ने मांग की। ठीक है, मुझे सांस लेने की जरूरत है। मुझे क्या करना चाहिए? पियर्सन जेन जितना नहीं चल रही थी और उसके पास ऑक्सीजन का एक बड़ा भंडार बचा था। इसी तरह से जैसा कि मैं बहुत बाद में दल में शामिल हुआ था, मैं भी बिना किसी समस्या के कर पाऊंगा। लेकिन जेन अपनी आखिरी कुछ मिनट की हवा में दौड़ रही थी और जल्दी ही वो घुट जाएगी। तुम्हें मेरा लेना चाहिए, पियर्सन ने पेशकश की। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें मुझे बचाने के लिए मरने नहीं दूंगी, जेन ने बहस की, जबकि वो सांस लेने के लिए अपना संघर्ष जारी रखे थी। मुझे लगता है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। पियर्सन आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपनी बांह उठाई और जाल को पार करते समय लगी कट दिखाई। लगता है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। वो इसके बारे में अजीब सी शांति सी लग रही थी, अपने आते हुए निधन को ग्रेस के साथ स्वीकार कर रही थी। फिर उसने अपना हेलमेट उतार दिया, आखिरी बार अपने आसपास की ताजी हवा में सांस ली। अब मेरा लानती ऑक्सीजन टैंक ले लो, उसने आदेश दिया। जेन ने गंभीरता से स्वीकार किया, अपने लगभग खाली कनस्तर को बदल दिया। आखिरकार आसानी से सांस ले रही थी। बेशक केवल टैंक को बदलने से कार्य से संक्रमण का खतरा था, लेकिन सूट को पूरी तरह से हटाने से बहुत कम था। मुझे माफ करना, जेन ने कहा। तुम्हारी गलती नहीं, पियर्सन ने जवाब दिया। इससे पहले कि वो मेरी तरफ अपना ध्यान मोड़ती, डॉक्टर लिविंगस्टोन, एक शब्द कृपया। मुझे पता है कि आपके पास बहुत समय नहीं है, लेकिन एक मरती हुई महिला को 1 मिनट दीजिए। मुझे किनारे पर ले जाकर जेन की सुनवाई से बाहर उसके पास मेरे लिए एक अंतिम जांचना थी। मैं उन लोगों को जानती हूं जिनके लिए आप काम करते हैं, और मैं समझती हूं कि वे इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। हालांकि यह नेक लग सकता है, एक पतली लेखा होगी जिससे उन्हें काम पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से पार करना होगा, और जब वे ऐसा करेंगे तो हम ही होंगे जिन्हें परिणामों का सामना करना होगा। मुझे आपसे वादा करना होगा कि आप सुनिश्चित करेंगे कि निर्दोष लोग पीड़ित ना हों। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उनके काम करने के तरीके में कुछ कहना है? शायद तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी भी नियम को तोड़ने से नहीं डरते। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कैसे पता है? मैंने पूछा। हमारे अंदर एक आपसी दोस्त है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरे कोई दोस्त नहीं है। यहीं पर तुम गलत हो। वो मुझे ये नहीं बताने वाली थी कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, और मुझे ये भी पूरी तरह से यकीन नहीं था कि मैं उस पर विश्वास करता हूं या नहीं। लेकिन वो मेरे बारे में कुछ चीजें जानती थी, एक तथ्य जो लगभग आरामदायक लग रहा था।
उसने वहीं हमारी बातचीत समाप्त कर दी। जैसे ही पहला विमान जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहा था, जंगल के दिल पर सफेद फास्फोरस का अपना पहला भार गिराने के लिए तैयार था। जाने का समय हो गया है, पियर्सन ने कहा। जैन और मैं जंगल से भागने लगे, चकमा देते और गोता लगाते हुए। जैसे ही और विमान हमारे आसपास अपना भार गिराते थे, प्रार्थना करते हुए कि हमें सीधा प्रहार ना लगे। पेड़ जल्दी से आग पकड़ने लगे, हमारे रास्ते में गिर रहे थे, जंगल को धुएं से भर रहे थे, जो हमें सूट ना होने पर हमें घुटन का कारण बनते। हम बाहर निकलने के बहुत करीब थे, लेकिन कंपनी आधा अधूरा काम छोड़ने वाली नहीं थी। वे तभी रुकेंगे जब इस क्षेत्र के हर इंच को जला दिया जाएगा। हमारे सामने एक और पेड़ गिर गया, उसकी शाखाएं मेरे सूट को चीर रही थीं। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से संक्रमित हो गया हूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि पेड़ में केवल लाल रेशे ही जलकर राख हो गए थे। आग, हालांकि ये हम दोनों के जीवन को समाप्त करने वाली थी, ने जीव को मार दिया था। अब हमें बस खुद को बाहर निकालने की जरूरत थी। लेकिन गर्मी बहुत तीव्र होती जा रही थी, धीरे धीरे हमें हमारे सूट के अंदर पका रही थी। पसीना मेरे माथे से मेरी आंखों में बह गया, जिससे मैं लगभग अंधा हो गया। जैसे ही हम आखिरी कुछ गज की दूरी पर दौड़े, फिर हमने पेड़ की रेखा देखी, बस पहुंच के भीतर। हमारे बगल में सफेद फास्फोरस के और भार गिरे। झटके ने हमें हमारे पैरों से गिरा दिया। जल्दी से वापस उठकर मैंने जैन का हाथ पकड़ा और उसे जमीन से उठा लिया। फिर हम लंगड़ाते हुए आखिरी दूरी तय करी। आखिरकार जंगल के पीछे राख में जलते ही समायोजन में पहुंच गए। वहां हम थकावट से जमीन पर गिर पड़े, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई लाल रेशा हमारे पीछे नहीं आया है। मैंने ताज़ी हवा में सांस लेने की सख्त जरूरत में अपना हेलमेट ऊपर खींचा। क्या हम बच गए? जैन ने सांसों के बीच कहा। अभी तक नहीं, मैंने जवाब दिया, जैसे ही मैंने निकासी के लिए फोन निकाला। लेकिन हम लगभग वहां हैं। फिर मैं बस लेट गया, हैरान कि हम जिंदा बच गए थे। हम में से किसी ने भी बचाव का इंतजार करते हुए बात नहीं करी। जैन अनुभव से बहुत सदमे में थी, बस उस कठिनाई को संसाधित करने की कोशिश कर रही थी जिससे हम गुजरे थे। और मैं गुफा में मार्ग ने मुझे कुछ कहे शब्दों पर बहुत ज्यादा केंद्रित था। अब जबकि मेरे पास सोचने का समय था, मुझे जानने की जरूरत थी कि उनका मतलब क्या है। अफसोस कि मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बचाव के बाद हमें हेलीकॉप्टर से एक अज्ञात सुविधा में लाया गया और ठीक होने तक 48 घंटे के लिए एक अलगाव के कक्ष में रखा गया। अनुभव से परेशान होने के बावजूद हमारी शारीरिक चोटें कमोबेश सतही थीं। अगर हम संक्रमित नहीं होते तो हम उस पहलू में ठीक होते। मुझे आपका पहला नाम भी नहीं पता, जैन ने कहा। यह एंटोन है, मैंने जवाब दिया। क्या यह सच में है? हालांकि तुम एंटोन जैसे नहीं लगते। ये उन नामों में से एक है जो कंपनी ने मुझे दिया था। उनमें से एक? जिस नाम से मैं जाना जाना पसंद करता हूं। उसने रुककर सोचा कि बातचीत को कहां ले जाना है और उन सभी सवालों को कैसे शुरू करना है जो उसके पास निसंदेह थे। गुफा में मार्क ने तुम्हें कुछ फुसफुसाया था, वो क्या था? मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, उसने हमसे जल्दी करने को कहा। नहीं, उसने नहीं कहा, वो तुम्हें यह नहीं बताता। मैंने आह भरी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो मुझे झूठ मत बोलो, मैंने उसे बात करते हुए देखा। मेरा मतलब है वो बात नहीं कर रहा था, शब्द उसके नहीं थे, ये प्राणी उसके माध्यम से बात कर रहा था। जब तक हम जाने के लिए मुड़े, मार्क वहां नहीं था। आंसुओं के किनारे पर जैन जोर देती रही। मैं अभी भी जानना चाहती हूं कि वो क्या था। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो मार्क नहीं था। इसलिए मायने रखता है क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, उसने कहा। उसकी आवाज टूट गई जैसे ही आंसू उसके गालों से नीचे लुढ़कने लगे। मैं रुक गया, उसे अपनी भावनाओं को संसाधित करने दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सच्चाई हम दोनों में से किसी की मदद कैसे करेगी। लेकिन अगर उसे ये जानकर संतोष मिलेगा कि जब हम गए थे तो मार्क बहुत पहले ही चला गया था, तो वो इसके बारे में एक ईमानदार बातचीत करने की हकदार थी। मैंने सही किया। मुझे बताया गया कि 5वां गैलीलियन चांद मिल गया है और वो आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और इस कंपनी का नाम क्या है? यह बेहतर है कि तुम ना जानो, इसमें शामिल होना अनुचित है। घंटों तक जेन ने वो सब कुछ पूछा जो वो सोच सकती थी, और जब तक मैं सक्षम था या मुझे बताने का ज्ञान था, मैंने सच में जवाब दिया। मेरे लिए ये रोजमर्रा का काम था। मुझे अभी भी असाइनमेंट पर डर और उत्साह महसूस होता था, लेकिन वे भावनाएं थीं जिन्हें मैंने आम जनता से छिपाना सीखा था। यह तब तक नहीं था जब तक जेन ने एक अंतिम व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछा। तब तक मेरा ढोंग टूटने लगा। तुम अकेले काम क्यों करते हो? उसने पूछा। मैंने शुरुआत की। मेरे शब्द फीके पड़ गए क्योंकि मैं सही शब्दों के साथ आने की कोशिश कर रहा था। यह हमेशा ऐसा नहीं था। मेरी एक टीम थी, सक्षम अच्छे लोगों से भरी एक बेहतरीन टीम। उनका क्या हुआ? मैंने उन्हें खो दिया।
मुझे माफ करना, उसने कहा, ये जानते हुए कि क्या हुआ था ये पूछने से बेहतर है। यही कारण है कि मैं अकेला काम करता हूँ। ये बेहतर है। मैं अपने सामने आने वाले हर किसी को नहीं बचा पाऊंगा। कभी कभी मुझे ऐसा करने का इरादा भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग खो जाते हैं वो अजनबी होते हैं। इससे झटका कम होता है, कम से कम उस हद तक जहां मैं रात को सो सकता हूं। उस आखिरी सवाल के बाद हम कुछ देर चुप रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को संसाधित करने के लिए जगह दी, लेकिन जेन बेचैन लग रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और था, कुछ ऐसा जो वो व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर उसने पूल के गहरे छोर में सिर झुका दिया और बस कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूं, तुम नहीं कर सकती। यही मैं जवाब देने का साहस कर पाया। मैंने आज सब कुछ खो दिया। मेरा कोई परिवार नहीं बचा, मेरे सहकर्मी, मेरे दोस्त, वो रुक गई। मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इस काम के लिए खुद को बलिदान करना होगा, लेकिन मुझे जरूरत है, मुझे जानने की जरूरत है कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ। मैं दिखावा नहीं कर सकती कि ये असली नहीं था। मैं वापस जाकर बस मौजूद नहीं रह सकती, ये जानते हुए कि ये चीजें वहां हैं। क्षेत्र में जेन की त्वरित सोच के बिना हम में से कोई भी इसे नहीं बना पाता। वो स्पष्ट रूप से काम करने में सक्षम थी, लेकिन जिन प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं के साथ मैंने काम किया था वो भी मर गए थे। मैं केवल इसलिए मौजूद था क्योंकि मेरे पीछे अथाह भाग्य था, इसलिए नहीं कि मैं बेहतर था। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, मैंने कहा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मुझे आपसे इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप कंपनी के साथ शामिल हो जाते हैं तो कोई वापसी नहीं होती है। वे आपको जाने नहीं देंगे, इसलिए मुझे जरूरत है कि आप इस बारे में सुनिश्चित हों। मैं सुनिश्चित हूं। ठीक है फिर। हालांकि मैं उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था, लेकिन मेरे साथ कोई और होना सुकून दे रहा था, खासकर वीपिंग रिवर फॉरेस्ट में जो हमसे गुजरे थे, क्योंकि वहां जो भयानकता हमने देखी थी वे चीजें अभी शुरू हो रही हैं।